ट्विटर पे बड़े ट्रेंडिंग हैं आप। मैंने कुछ इलीगल किया होता तो मैं ट्वीट करके दुनिया को बताता। मेरे एक दोस्त ने फोन किया और कहा कि आपको ना डेफेमेशन का नोटिस देना चाहिए हाँ। लोगों को जो आपका पुतला जला रहे हैं। तो मैंने अपने वकील से बात की है कि मैंने कहा उनको आप नोटिस भेजो यार, 25 लोग लेके जला रहे हैं, कम से कम 250 लोग तो करो, जलाओ सब जगह अच्छे अच्छे से जलाओ, पुतला अच्छा बनाना है। अगर पुतला अच्छा ही नहीं लगेगा मैं जा रही नहीं लोग। व्हाट आर योर व्यूज ऑन राहुल गांधी? जी, राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं कि इज ए नेस्टिस पर्सन, इज ए गुड पर्सन। मैं तो चाहता हूँ कि अगले 100 साल वो राजनीति में रहे। 2014 के बाद इस देश के अंदर जैसे ना पहले क्या होता था, 2014 से पहले देश के अंदर ये था कि हमें नौकरी करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है। मोदी जी के आने के बाद एक देश के अंदर माहौल बदला। मोदी जी ने कहा जॉब सीकर मत बनो, जॉब देने वाले बनो। एक लड़की जो ब्यूटी पार्लर की दुकान पे जॉब करती थी, जिसको 5-7 हजार रुपए सैलरी मिलती थी, करेक्ट, एक हेल्पर के तौर पे, वो कभी सोच सकते थे कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर चालू करूँ? आज वो चालू करना चाहती है, मुद्रा लोन पे उसको 1 लाख रुपए का लोन मिलता है और वो अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर चालू कर लेती है। तो वो जब अपना ब्यूटी पार्लर 1 लाख रुपए के जो 5-7 हजार रुपए सैलरी लेती थी, आज वो जब अपना ब्यूटी पार्लर चालू करती है तो साथ में 2 लोगों को जॉब भी देती है। जी। तेजिंदर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? थैंक यू। तो अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे शो पर आए। धन्यवाद, आपने बुलाया। जब पहली बार बात की थी आपसे तो ऐसे लगा नहीं कि यू नो आई एम टॉकिंग टू अ पॉलिटिशियन, अ वेरी सिंपल पॉलिटिशियन के सिंह थोड़ी निकले होते। नहीं ऐसा नहीं, पर ऐसे लगा नहीं, वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ। क्या फर्क क्या होता है? वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वो होता है ना भाव खा रहे हैं पॉलिटिशियन के सिंह निकले होते हैं। नहीं तो एक ह्यूमर टच भी है। ये ह्यूमर टच कहाँ से आता है? आप ही से तो सीखा था। मुझसे? मैं अभी तो मिली हूँ आपको। ये तो यार खुद से आता है, मतलब खुद से होता है। जो आपका नेचर है वही आप रखो, कोई अपना फेक वो मत करो, जो हो आप वही लोगों के बीच में जाओ। कॉमिक टाइमिंग भी जबरदस्त है। हाँ, पहले मैं जोक करता ना सर्कस में। सही है। पर ये बताओ, चलो पॉलिटिक्स में, राजनीति में एंट्री कैसे हुई आपकी? जब मैं 16 साल का था, मतलब 16 साल से थोड़ा सा कम था, तो हमारे पास एक वो दिल्ली में सीलिंग चल रही थी उस समय। जो रेसिडेंशियल इलाके में जो शॉप्स है उनको सील किया जा रहा था। तो 30 साल 40 साल से वहां पे किराने की दुकान चला रहे थे, बेकरी चला रहे थे, दुकानों को सील किया जा रहा था। अच्छा। तो उस समय बीजेपी ने वहां पे एक आंदोलन चालू किया था जो जेल भरो आंदोलन था, और जिसमें ये कहा था कि हम इस सील को तोड़ेंगे जो नाजायज तरीके से कांग्रेस सरकार द्वारा सील किया जा रहा है, और हम जेल में जाएंगे। तो ऐसा होता था कि दिल्ली में बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट जो भी होते थे वो 200-250 लोग तिहाड़ जेल में जाते थे, उस सील को तोड़ के अरेस्ट होते थे, तिहाड़ जेल में लेके जाया जाता था। 3 दिन वो रहते थे, 3 दिन बाद जब उनको जमानत मिलती थी तो दूसरा जिला जाता था। तो इस तरीके से चल रहा था। तो हमारा उस समय जो एक पंजाबी बाग जिला होता था उसके साथ मैं जेल में गया, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई वहां पे। जब मैं अंदर गया तो वहां पे, क्योंकि मैं 16 साल से कम था, तो वो जब अंदर अरेस्ट मेमो बनाते हैं तो वहां लिखा जाता है आपकी एज कितनी, आपका नाम कितना, आपका हाइट कितना, वेट कितना, सारा सब कुछ आपका लिखा जाता है। आपके कोई निशान है, चोट है, ये वो सब कुछ ऐसा लिखा जाता है। तो उन्होंने जब मेरी एज देखी तो उन्होंने कहा कि आपको तो हम यहाँ पे अरेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा क्यों? जुवेनाइल। तो आप 16 साल से नीचे और आपको जुवेनाइल उसमें भेजा जाएगा। तो मैं अपने सीनियर के पास गया, मैंने कहा सर वहां तो मैं अकेला रहूंगा या आप सारे लोग? तो वो गए, कह रहे नहीं चिंता मत करो, उन्होंने यार इसकी 1 साल ना उम्र बढ़ा के लिख दे ताकि हमारे साथ तिहाड़ में रह सके। अच्छा, तो फिर आप इनके साथ थे? हाँ, इनके साथ। ऐसे आपकी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं बाहर आया, यार मैंने देखा मेरे पोस्टर लगे मतलब जितने भी लोग थे, मतलब जैसे तो 15-16 जैसे लोग जो हमारे जो मतलब मंडल था, मतलब मंडल ब्लॉक लेवल, जैसे हमारे ब्लॉक से जैसे ना एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे सबसे पहले स्टेट लेवल होता है, स्टेट से नीचे डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल। तो जो हमारे ब्लॉक से जो मंडल कहते हैं जिसको, उस मंडल से अपना जो भी 15-16 लोग गए थे, मैंने देखा यार जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे बीजेपी यूथ की जो तो ब्लॉक लेवल की टीम होती है उसमें सेक्रेटरी के रूप में मुझे ऐड किया गया और तब से शुरू हुआ। बट यूथ में भी आप पॉपुलर है, ऐसा क्या कर रहे हैं कि यूथ में? देखो ऐसा है कि मैं तो देखो जी वो यूथ मुझे सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं जो यूथ की आवाज होती है, देखो कोई भी व्यक्ति है वो मैटर नहीं करता मैं हूं कोई है, अगर आप जो यूथ की आवाज है जो उनको लगता है कि सही है उस पर आवाज उठानी चाहिए, तो यूथ आपको भी सपोर्ट करेगा। एक और बात के लिए आप जाने जाते हैं, जैसे
अब मैं पूछना चाहूंगी, कंट्रोवर्सी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं है? तो मतलब जो करते हो पीछे पीछे आ जाती है, करंट है जो करंट है तो जो अभी भी चल रही है, जो भी आप करते हो, तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मुझे जहां तक हमने रिसर्च की, जैसे आपने टी शर्ट का जो बिजनेस किया, फिर आपने ये बिरयानी वाला, फिर आप ये जो प्रॉपर्टी वाला कर रहे हैं, तो हर जो भी आप कर रहे हो कंट्रोवर्सी साथ ही चलती है। देखो ऐसे कंट्रोवर्सी सामने वाले ढूंढते हैं, कोई भी अपने बिजनेस को कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहता। कोई भी अगर व्यापार करता तो वो ये चाहता है कि वो ईमानदारी से काम करे और वो अच्छे से चले, बिना डिस्प्यूट के चले। कोई भी अपने बिजनेस में कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। करेक्ट। लेकिन मैं कुछ भी करता हूँ सामने वाला इशू बना देता। अभी रिसेंट आपने देखा होगा, जो मेरे अभी एक मुश्किल से 1 महीने पहले एक हमने वेंचर चालू किया बीए प्रॉपर्टी वाला करके, ठीक है। अब मैंने एक हमारे उसके जो हैंडल है उससे एक हमने जिम कॉर्बेट का हमने डाला कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अब वो जो लैंड है वो लैंड मेरी नहीं है, उत्तराखंड के लोकल व्यक्ति ने की है। करेक्ट। जो बिल्डर है वो वहां का लोकल है, ना मेरी लैंड, ना मैं बनाने वाला जी, ना वो प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट के अंदर। जिम कॉर्बेट के अंदर तो कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। वो जो वो बन रहा है उसके अंदर पूरे उसका लाइसेंस मिले हुए हैं, ठीक है जी। फायर का एनओसी मिली हुई है। मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो इलीगल नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो ऐसी नहीं है जो इलीगल हो, ठीक है। तो अब उसको इश्यू बना दिया गया कि देखिए ये उत्तराखंड की जमीनों को बेचने, मतलब ना मैं बेचने वाला, मतलब ना मैं बनाने वाला। मेरे से पहले देखो, मैं पूरे देश में मैंने इसको एक मेरा है कि कोई भी अपना वेंचर करता तो वो चाहता है कि वो देश भर में उसको लेके जाए। मैं जब लोगों से टाई अप कर रहा था, एक उत्तराखंड के जो बिल्डर है कैंची दामी करके बिल्डर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ भी टाई अप कीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, टाई अप करेंगे। वो पिछले 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं। तो मैं क्या सिर्फ उनको ये मना कर दूं, इसलिए मना कर दूं क्योंकि वो उत्तराखंड के, कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। करेक्ट। तो मुझे कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा, जी आप आके इंचार्ज, आप इसका फायदा उठा रहे हैं। मैंने कहा अगर मैंने कोई भी पॉलिटिकल बेनिफिट लिया हो और उससे अगर मैंने कोई चीज की हो, आप तो साबित कर दीजिए, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। करेक्ट। ठीक है, आई विल लीव पॉलिटिक्स। अगर आप साबित कर दो कि मैंने एक भी इलीगल, इसको छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो। इवन इन माई इलेक्शन, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो आपको पैसे की फंडिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड आई वाज, मुझे लगता है कि दिल्ली का सबसे गरीब कैंडिडेट मैं था। तो मेरा 18 लाख 17-18 लाख का मैंने टोटल अपना विद माय कार वैल्यू एंड एवरीथिंग मैंने अपनी घोषणा की थी, जो मेरी 18 लाख की चल संपत्ति होती है। तो देखो, चुनाव में सबको पैसा चाहिए होता है, सबको पता है। तो बिल्डर्स भी पैसा देते हैं, फाइनेंसर भी पैसा देते हैं। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने, शायद मैंने कभी नहीं कहा, मैं आज सीना ठोक के इसलिए कह सकता हूं कि एक भी व्यक्ति, मैं हरिनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, मैंने एक भी बिल्डर या फाइनेंसर से 1 रुपया नहीं लिया। मुझे ऑफर आया और भी जगह से, मतलब और भी कैंडिडेट्स को आता है। मैंने ये कहा कि आज मैं अगर इससे पैसा लेता हूँ, कोई भी देखो फ्री में आपको कोई पैसा नहीं देता, मतलब से ही देता है, आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो मेरे से आज पैसा लेंगे तो कुछ ना कुछ मुझसे इलीगलिटी कल को बोलेंगे। अगर वो मेरे से कहेंगे कि ये 2 की 3 मंजिल मैंने इलीगल डाल दी, तो मैं उनको रोक पाऊंगा? नहीं रोक पाऊंगा। तो मुझे पैसे की आवश्यकता थी, उसके बावजूद मैंने उनसे पैसा नहीं लिया, क्योंकि आज मैं अगर उनसे पैसा लेता तो मुझे कोई इलीगल, मैं तो अपनी राजनीति के अंदर, मैं तो सीना ठोक के कहता हूं, अगर मैं क्योंकि 16 साल की उम्र में युवा मोर्चा में आया था, बीजेपी में आया था, पिछले 20 साल 21 साल के कैरियर में अगर एक भी आप वो बता दो तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। और इवन इन उत्तराखंड वाले केस में वो मेरे को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, मैं उसका कारण जानता हूँ। और वो हरीश रावत जी की जो भतीजी या भांजी है, उनके द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि हरीश रावत जी जब चुनाव के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे थे, मैंने उसको एक्सपोज करने का काम किया था। अच्छा। उत्तराखंड के चुनाव में आई वॉज देयर फॉर 2 months। तो इसलिए उसका बदला मेरे से लिया जा रहा है, बट मैं उसके लिए तैयार हूँ। जो हमने कुछ वीडियोस भी देखे थे, ये जो जिम कॉर्बेट वाला किस्सा आप बोल रहे हो, जिसमें एक ट्वीट ऐसा भी था कि पुतला जलाया जाएगा आपका, तो ये इतना एक्सट्रीम? हाँ, मुझे मेरे एक दोस्त ने फोन किया और कहा कि आपको ना डेफेमेशन का नोटिस देना चाहिए लोगों को जो आपका पुतला जला रहे हैं। हाँ। तो मैंने अपने वकील से बात की है कि मैंने कहा उनको आप नोटिस भेजो यार, 25 लोग लेके जला रहे हैं, कम से कम 250 लोग तो करो, मतलब रेपुटेशन का तो ध्यान रखो यार। मतलब मजा थोड़ी यार 25 लोग लेके पुतला जला रहे हो, कम से कम 250 लोग करो, है ना। और मतलब जलाओ सब जगह अच्छे से जलाओ, पुतला अच्छा बनाना भी। मतलब यार देखो, अगर पुतला अच्छा ही नहीं लगेगा, मैं जाने गई नहीं लोग। कोई स्ट्रेस नहीं लिया आपने? स्ट्रेस किस बात का? अगर मैं एक बात बताओ, मैंने कुछ इलीगल किया होता तो मैं ट्वीट करके दुनिया को बताता।
क्योंकि मेरे पास A to Z, एक तो पहली बात ना मेरी लैंड ना मैं बेचने वाला, हम किसी भी बिल्डर के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं तो पहले देखते हैं कि उनके पेपर लीगल है कि नहीं है। तो हम तो सीधा ठोक के काम करते हैं, अगर कुछ भी उसमें इलीगल हो तो मैं क्या उसको ट्वीट करके दुनिया के सामने बताऊंगा या चुपचाप चोरी करके इसको बेचूंगा। तो हम तो इसलिए सीधा ठोक के काम करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, क्योंकि हमने कोई भी आज तक ना इलीगल चीज, मैंने अपने जीवन में राजनीति में, मेरे पास तो ट्रांसफर का भी कोई केस आता है या टेंडर का आता है, मैंने तो अपने उसमें लिखा हुआ है सब जगह की बेटे से भैया संपर्क मत करो, क्योंकि उसमें पढ़ते ही नहीं हो। ट्विटर पे बड़े ट्रेंडिंग है आप, तो मुझे ट्विटर का थोड़ा सिलसिला समझाएंगे? मतलब क्या ट्वीट्स होते हैं डेली में, आपको ऐसे क्या लगता है कि मैं ये ट्वीट डालूं? सबसे पहले तो मैं इसका क्रेडिट, मैं जो ट्विटर पे आया उसका क्रेडिट मैं शशि थरूर जी को देना चाहता हूँ। मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तान के 80% आबादी को ट्विटर को वही लाए होंगे। हाँ, 2002 में जब ट्विटर को कोई जानता भी नहीं था, एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके कारण पूरे देश को ट्विटर का पता लगा था। और उस समय शशि थरूर वाज आई थिंक इंडिया के जो पहले दूसरे व्यक्ति होंगे जो पॉलिटिशियन होंगे जिस पे आए होंगे। तो उन्होंने ट्वीट किया था उस समय थोड़ा सा कांग्रेस की जो करप्शन वाली रोज घोटाले हो रहे थे, तो सोनिया गांधी जब सरकार थी उनकी, तो उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हम कैसा कहते हैं, एक ऐलान करेंगे कि कोई भी व्यक्ति हमारा मंत्री उसमें जो बिजनेस क्लास में नहीं जाएगा। अच्छा, तो शशि थरूर ने किया था आई कांट ट्रैवल इन अ कैटल क्लास। अच्छा, हाँ, यस यस यस। तो उसके बाद ट्विटर के बारे में लोगों ने कहा कि ही ट्वीटेड, तो सबने ट्विटर देखा, तो हमने भी अपना अकाउंट बना लिया। हाँ, बट बहुत ट्रेंडिंग है आप ट्विटर पे। जैसे एक ट्वीट आपने अतीक के बारे में किया था। वो अतीत है। अतीत अतीत नहीं, अतीत अतीत तो आप, वो था अतीत लेकिन अब अतीत है। नहीं, बात सही है, पर आपने किया था करेक्ट, और 2 दिन बाद ही ऐसे हो गया। मतलब क्या भविष्यवाणी की थी? भविष्यवाणी की थी आपने कि कुछ तो आपने किया था ना इसके बारे में, उनके बारे में। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो मीडिया के लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जाता है, क्रिमिनल जाता है, तो मैंने योगी जी को ये कहा था ट्वीट करके कि आप उसके साथ यूपी पुलिस को टैग करके मैंने कहा था आप उनके साथ मीडिया का मत किया करो। कल को कोई पत्रकार अगर गैंगस्टर बन के मतलब कोई गैंगस्टर पत्रकार बन के आ गया और उसने गोली मार दी तो क्या क्रिमिनल तो क्या करोगे आप? तो इसलिए मीडिया, और 2 दिन बाद 2 दिन बाद, हाँ, मैं तो वही पूछ रही हूँ ना कि ये भविष्यवाणी कैसे? अलर्ट कर रहा था, मेरी बात नहीं मानी। हाँ, अगर मेरी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होता। ठीक है, बात भी है। हाँ, तो अतीत हो गया। हाँ, ट्रू है ना ये ट्विटर वाला, ये मुझे इसीलिए याद है, ये बड़ा ही ट्रेंडिंग हुआ था और पीपल वाला यार अभी तो 2 दिन पहले ट्वीट किया था इसको। देखो वो कहते हैं 24 घंटे में मुंह में एक बार सरस्वती आती है। करेक्ट, तो इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। यस यस यस। दिल्ली वो अच्छा हुआ। दिल्ली जो पॉलिटिक्स है आपके, जब हम बात करते हैं, व्हाट आर योर व्यूज ऑन राहुल गांधी? राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, और बीजेपी के लिए तो सबसे अच्छे व्यक्ति है। मुझे लगता है वो ना होते तो बीजेपी की 50 सीटें कम आती। तो हमारे लिए तो उससे अच्छा कोई व्यक्ति है नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि अगले 100 साल वो राजनीति में रहे और इसी तरीके से भाजपा को पसंद करते रहे। तो आप कह रहे हैं इन अ वे ही इज हेल्पिंग भाजपा? हाँ, मुझे लगता है वो जहाँ जाते हैं वो स्टेट हार जाती है। हाँ, जैसे इस बार हिमाचली का तो हमारा कितना नुकसान हो गया। और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा, वही तो इसलिए कह रहा हूं ना, भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे तो हिमाचल नहीं जा पाए, हमारा नुकसान हो गया, मार गए। अगर वो चले गए होते तो हमारी 10 सीटें ज्यादा जाती है, हमारी सरकार बन गई अभी। पर ऐसी कोई उनमें ऐसी स्किल्स हैं जो आपको लगता है नहीं है तारीफ है? मुझे लगता है उनमें ये स्किल्स है कि इज ए नेस्टिस पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, दैट्स व्हाई ही इज हेल्पिंग बीजेपी टू मेक द गवर्नमेंट। आप राजनीति में तो है ही, उसके साथ साथ आपने काफी सारे बिजनेस भी कर रखे हैं, छोटे मोटे। ऐसा कोई ब्रांड है, जैसे आपने बिरयानी का बिजनेस भी किया हुआ, ऐसा कोई ब्रांड है या कोई ऐसे ब्रांड मॉडल है जो आपको इंस्पायर करता है, या फिर कह लीजिए पॉडकास्ट में बहुत पैसा आता है। तो नहीं मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि आपका रेवेन्यू आपसे पूछूंगा इस इंटरव्यू के बाद कितना, और एक पॉडकास्ट चैनल चालू करूंगा। नहीं, पैसा आएगा, आप शुरू करोगे तो जरूर आएगा। मैं तो कहती हूँ साथ मिलके करते हैं। ठीक है, फिर आप एग्रीमेंट लिखवाते हैं। डन डन डन। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की या बिजनेस की बात करें, ऐसा जैसे हमने बहरूज बिरयानी, जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, यू वर डिस्कसिंग अबाउट दिस बिजनेस मॉडल दैट दे फॉलो, तो कुछ है, हाउ आर दे रनिंग एंड हाउ, आई मीन हाउ कैन पीपल टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम देम?
मुझे लगता है कि ना 2014 के बाद इस देश के अंदर, जैसे ना पहले क्या होता था, 2014 से पहले देश के अंदर ये था कि हमें नौकरी करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है। मोदी जी के आने के बाद एक देश के अंदर माहौल बदला। मोदी जी ने कहा जॉब सीकर मत बनो, जॉब देने वाले बनो। ठीक है। हाँ। तो आप पहले एक ही होता था, आदमी का खोट ये होता था कि मुझे ये सरकारी नौकरी मिल जाए, बस जिंदगी सफल हो गई। करेक्ट। लेकिन एक स्टार्टअप्स की जो बाढ़ आई, आप सोचो 12 करोड़ मुद्रा लोन, मतलब 12 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन दिया। मुद्रा लोन क्या है कि अगर आपको छोटा बिजनेस चालू करना है, मतलब स्टार्टअप फंड की बात नहीं कर रहा, वो तो देखो अलग चीज है, एमएसएमई फंड की बात नहीं कर रहा। जो छोटा व्यक्ति, मतलब एक लड़की जो ब्यूटी पार्लर की दुकान पे जॉब करती थी, जिसको 5-7 हजार रुपए सैलरी मिलती थी, करेक्ट, एक हेल्पर के तौर पे, वो कभी सोच सकते थे कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर चालू करूँ? आज वो चालू करना चाहती है, मुद्रा लोन पे उसको 1 लाख रुपए का लोन मिलता है और वो अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर चालू कर लेती है। तो वो जब अपना ब्यूटी पार्लर 1 लाख रुपए के जो 5-7 हजार रुपए सैलरी लेती थी, आज वो जब अपना ब्यूटी पार्लर चालू करती है तो साथ में 2 लोगों को जॉब भी देती है जी। ऐसे ही मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बनाई है। मैं एक बारी शायद इस बात को 2015 की या 16 की बात होगी, मैं वाराणसी गया था। तो मैं एक ओला, उसमें ना मैंने नहीं आई, तो एक होता है ना क्यूरियोसिटी होती है, आप उनसे बात करो क्या कमाते हो क्या नहीं कमाते हो, क्या है। तो मेरे साथ एक ड्राइवर थे जो मतलब ओला के भैया थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना कमा लेते हो, क्या है, क्योंकि ओला का नया मॉडल था। तो उसने बोला कि मैं पहले जॉब करता था ड्राइवर की और मेरी 7 हजार रुपए सैलरी आती थी। आज मैंने क्या किया कि 1 लाख रुपए का मुद्रा से लोन लिया, डाउन पेमेंट देके गाड़ी ले ली। अच्छा, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं 25-30 हजार रुपए महीने का मैं कमाता हूँ। सुबह अपना, क्योंकि जो वही 12 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है, मैं सुबह 10 बजे चालू करता हूँ, रात को 10 बजे तक चलाता हूँ। तो मेरे 25-30 हजार रुपए तो मैं यहाँ से कमा लेता हूँ। और उसने बोला कि रात को ये गाड़ी, एक और व्यक्ति जिसके पास गाड़ी नहीं है, मैं उसको रात को उस पे किराए पे दे देता हूँ। अच्छा। तो मेरे को तो 400-500 रुपए रोज उसके भी आ जाते हैं, 400-500 रुपए रोज देता है। हाँ। कह रहा है जो उसका 400-500 रुपए है रोज का, मतलब महीने का 10-15-12-15 हजार रुपए हो गया, उससे मैं गाड़ी की इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ। करेक्ट। और जो मेरा पैसा है 25 हजार रुपए, मुझे बच जाता है और मेरी अपनी गाड़ी भी बन गई। मतलब बताइए कितना पावरफुल वे से तो उन्होंने एनकरेज किया है। व्यक्ति कल तक ड्राइवर की नौकरी करता था, हो सकता है विपक्ष क्या किया, तुमने ड्राइवर की वो कर दी, तुमने क्या कर दिया। लेकिन ऐसे सोचो 12 करोड़ लोग शायद जिनको कभी मतलब इनकी पढ़ाई लगाई इतनी शायद वो जॉब कभी कर पाते, लेकिन वो 12 करोड़ लोग आज खुद तो मतलब नौकरी से निकल के खुद अपने बिजनेस में आए। जब नौकरी करता था तो उसके पास ये थोड़ी था, जब वो ड्राइवर की नौकरी करता था कि आज मैं मन नहीं कर रहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा। आज वो अपनी मर्जी का राजा है और वो एक व्यक्ति को जॉब भी दे रहा है। तो ऐसे 12 करोड़ लोगों को छोटे रोजगार दिए गए। ऐसे स्टार्टअप्स कितने हिंदुस्तान में 2016 के बाद चालू हुए, और पहली बार हिंदुस्तान में पिछले 3 साल 4 साल में, अगर आप देखो कोविड के जिसमें 2 साल निकल के हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बने। आज हिंदुस्तान का युवा सोचता है कि चाहे मैं छोटे से शुरू करूं, लेकिन मैं अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बनाऊंगा। ये सपने देखो, पहले भी हिंदुस्तान का युवा उतना ही एक सक्षम था कि उसको बना सके, लेकिन एक उनके दिमाग में एक विजन दिया है, विजन देने की बात थी उनमें। तो वो विजन मोदी जी ने लेने का काम किया, मुझे लगता है, जिससे उनमें एक आत्मविश्वास आया कि यस, हमें जॉब नहीं चाहिए, हम जॉब देने वाले बने। ट्रू, दैट्स द फैक्ट, एंड दिस इज हाउ ही इज मेकिंग इंडिया पावरफुल। यस, आप उनसे मिले हैं? हाँ, है ना? तो हाउ इज ही, आई मीन, आप ऐसा कोई मूवमेंट जब आप उनसे मिले हैं? मैं आपको बता देता हूँ, जिसका मैंने वीडियो भी डाला था, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से काफी मेरी तबीयत खराब किया है। आई वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल 2-3 टाइम्स। ओके। तो मतलब एक हफ्ता मैं हॉस्पिटल रह के आया, और फिर अभी लास्ट मंथ भी मेरी सर्जरी थी। तो हुआ क्या कि जब मोदी जी एयरपोर्ट से आए, जब 4-5 कंट्रीज के टूर के बाद, तो बहुत सारे जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो चाहते थे कि मोदी जी, और दिल्ली के लोग थे वो चाहते थे स्वागत के लिए बजाए। तो लगभग 10-12 हजार लोग वहां पर ओके, लोग मोदी जी का स्वागत करने के लिए। जब मोदी जी बाहर निकले तो 10-12 हजार लोग थे, मैं भी उनके साथ ही खड़ा था, क्योंकि सिक्योरिटी जो पीएम की सिक्योरिटी थी वो, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि वो 3-4-5 लोग जो आपके उनके नाम में एसपीजी के लिखे वही स्टेज पे चढ़ेंगे, उसके अलावा बाकी कोई नो वन इज नेता, नो वन इज, मतलब एवरीवन इज इक्वलेंट, एंड दे विल बी, जो बैरिकेड होता है उसके पीछे सब वही खड़े होंगे, चाहे किसी पोस्ट पे कुछ भी। और सब लोग 10,000-12,000 लोग जैसे खड़े थे उन्हीं में क्राउड में। मोदी जी आए, तो मैं बीच में सेंटर में खड़ा था, और उन्होंने देखा, 1 सेकंड के लिए रुके, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अच्छा, यस, नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो मैंने कहा जी सर। फिर उसके बाद वो चले गए। मतलब पीएम को, मतलब
मतलब देखो यार, आप उनके लिए काम करते हो तो मतलब ही इज आस्किंग यू, यस, एंड दैट्स अ बिग थिंग। मतलब उनको पता है, सबसे बड़ी बात ये है कि Yes. मतलब वो 4 कंट्रीज का टूर करके आए हैं, तो उनको पता है आपकी तबीयत के बारे में, मतलब कि यू आर नॉट वेल एंड Correct. आस्किंग यू, तो मुझे लगता है कि कैसे मैनेज कर लेते होंगे वो ये सब, आई मीन ये सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। मतलब वो लोगों से पूछना, उतनी सांत्वना भी रखना, यू नो, हैविंग दैट बिग हार्ट, आई डोंट नो हाउ इज ही मेकिंग इट। अब इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये भी फैक्ट है। तो जब हम हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं, माइथोलॉजी की बात करते हैं, तो ऐसी कोई स्टोरी आपने बचपन में सुनी है जो आपको लगता है कि नहीं बहुत पावरफुल स्टोरी है? देखो मुझे लगता है हमारा जो इतिहास है, मतलब जो हमारी ये एक मतलब ये एक जो पूरी हिस्ट्री है, जो हमारी कल्चर है, इसके बारे में जितनी कहानियां मुझे लगता है जब जो सुनो वो कम होती है। अभी जैसे मैं वृंदावन गया तो मुझे वहां भी एक पंडित जी ने स्टोरी सुनाई जो मुझे नहीं पता थी। मतलब ये इतनी विशाल है हमारी जो संस्कृति है कि रोज एक आप मतलब जितना इसमें जाते जाओगे आपको नई चीज मिलेगी। जैसे मैं वृंदावन गया, बिहारी जी के बांके बिहारी जी के, तो वहां पे मुझे एक सुनने को मिला जो मुझे नहीं पता था। मतलब देखो हम कितना हम कहते हैं कि देखो जी हम तो सारा रिसर्च करते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, हम दत्त की बात करते हैं, लेकिन ऐसा रोज हमें एक नई चीज सुनने को मिलती है। वहां पे एक पंडित जी थे, तो वो रोज कृष्ण जी को पेड़े का भोग लगा के जाया करते थे। एक रात वो भूल गए जी, और जब वो भूल गए तो उनको रात को घर जाके ध्यान आया कि यार आज तो मैं कृष्ण जी को भूल गया। तो उनके बड़ा पछतावा है, बट उन्होंने कहा काफी लेट हो चुका है, मंदिर के किवाड़ भी हम बंद कर चुके हैं, तो अब ये काम करेंगे कि कल सुबह मैं जाके कृष्ण जी से माफी मांग लूंगा और मतलब हाथ जोड़ लूंगा जी, गलती हो गई, तो कृष्ण जी तो माफ कर ही देंगे जी। वो जब अगले दिन, ये तो वह कंगन गायब थे, तो पूरे कृष्ण जी के कंगन गायब थे जो मूर्ति पे लगे हुए थे, तो सब जगह एक शोर मच गया कि ये कंगन कहाँ गए कृष्ण जी के, क्योंकि मतलब जो मेन मंदिर है बांके बिहारी जी का, अगर वहां कृष्ण जी की मूर्ति से मंदिर गायब हो जाता, लोगों का चोरी हो गई, सब जगह शोर मच गया। तो फिर एक पेड़े वाला था जो वहां पे उस गली के अंदर जिस गली से मंदिर जाते हैं, तो पेड़े वाला आया पंडित जी के पास और वहां के मंदिर के जो भी संचालन समिति थे उनको बोला कि ये कंगन मेरे पास है। अच्छा। फिर पूछा आपके पास कैसे है, तो कह रहे रात को जब हम दुकान बंद करने लगे तो एक लड़का आया मेरे पास और उसने मुझे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप कंगन ले लो और मुझे पेड़ दे दो, मैं कल पैसे दे के ये कंगन ले लूंगा। तो मतलब यही, क्योंकि मथुरा के अगर आप लोगों के वृंदावन के लोगों से पूछोगे तो हर व्यक्ति को इस तरह की स्टोरीज पता है। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, मुझे आज पता लगी, लेकिन मतलब ये हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, मतलब आप जितना इसमें डूबते जाओगे उतनी चीजें आपको नहीं पता लगेगी, आप जितनी जगह जाओगे आपको नई चीजें पता लगेंगी। तो उसको पढ़ना चाहिए, हर जगह जाना भी चाहिए ताकि हम ज्यादा इस देश को जान सके, ज्यादा संस्कृति को जान सके। जी जी जी। ये जो लंगर कल्चर है सिखिज्म में, सेल्फलेसली खाना खिलाना, हमने कोविड टाइम्स में भी देख लिया, जितनी सेवा और सिख लोगों ने की होगी उतनी शायद ही किसी ने की होगी। मुझे लगता है ये गुरु नानक देव जी द्वारा दिया गया एक वरदान है सिखिज्म को। जब गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे, वो मतलब सारा दिन नाम के अंदर, मतलब भगवान के नाम में ही रहते थे और कुछ नहीं करते थे। वो उनके माता पिता को चिंता होगी अगर ऐसे तरीके से रात में तो सन्यासी बन जाएगा, ये तो अच्छा, कुछ करेगा ही नहीं। हाँ। तो उनके पिताजी ने उनको कहा कि ये 20 रुपए ले और कोई सच्चा सौदा करके आ, मतलब कोई अच्छा साफ सुथरा बिजनेस करके आ। तो उन्होंने 20 रुपए दिए कि जा तू और बिजनेस करके आता। वो चले गए। वो जाते जाते एक जब जंगल में पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे साधु बैठे हुए थे। उन साधुओं ने कहा कि हमारे पास कुछ खाने के लिए हमने पिछले कई महीनों से खाया नहीं है, तो कुछ हमें खिला दे। तो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से वहां पे साथ खाने का सामान लंगर लगाया और वहां से मतलब उनको सारा लंगर खिलाया। जब वो वापस आए तो पिताजी हैरान हो गए कि मतलब 20 रुपए, आप सोचो आज से 500 साल 600 साल पहले कितनी वैल्यू होगी। तो मतलब वो जब गए वहां पे वापस तो उनके पिताजी ने कहा इसको मैंने 20 रुपए दिए थे बिजनेस करने के लिए कि सच्चा सौदा करके आ, और ये तो भाई मतलब दोपहर को गया, शाम को रात को वापस आ गया, तो क्या। हाँ। तो कह रहे कि तुम गए नहीं। हाँ। जी मैं क्या था, कह रहे तुमको मैंने कहा था कोई सच्चा सौदा करके आना। कह रहे मैंने कर दिया। कह रहे क्या, तुमने कहा कि ऐसे मैंने साधुओं को भोजन खिलाते। तो उनके पिताजी को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें साधुओं को पिलाने के लिए थोड़ी पैसे वेस्ट कर। उन्होंने कहा कि पिताजी आपने तो मुझे कहा था सच्चा सौदा करके आना, इससे ज्यादा सच्चा सौदा क्या, बड़ा सच्चा सौदा क्या होगा। और वो गुरु नानक देव जी की एक परंपरा थी। और उन्होंने एक चीज और कही सिखों को कि जो भी आप अपना कमाई करते हैं उसका आप 10वां
मतलब 10वां हिस्सा आप मतलब कोई भी गुरुद्वारे में किसी अच्छे कार्य के लिए, गुड कॉज के लिए, किसी गरीब को, मतलब ये 10वां हिस्सा आपने उसमें डालना है। तो यही वो लंगर की परंपरा है जो चलती आ रही है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये मुझे नहीं पता थी। So I think audience will also enjoy when they are listening to this story. Yes. मगा जी ये बताइए, ये पंजाब किडनैपिंग वाला जो सीन था वो क्या हुआ था? I mean, अगर बता सकते हैं तो। हाँ, जैसे एक फिल्म आई थी, आपको ध्यान होगा, कश्मीर फाइल्स। तो कश्मीर फाइल्स में फर्स्ट फिल्म जो कश्मीरी पंडितों के जो नरसंहार हुआ इस देश के अंदर, उसके ऊपर बनी थी। और इस देश के अंदर आप सोचो, एक देश हो, मतलब जैसे हम कहते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा बहुसंख्यक हिंदू हैं, उस देश का, अपने ही देश के अंदर आप 5 लाख परिवार हिंदुओं के अपने घर से रिफ्यूजी बन जाए और उनकी कोई बात ना करे, तो पहली बारी किसी ने हिम्मत की कि उनके ऊपर एक मूवी बनानी। करेक्ट। ठीक है, तो अगर हमने, हमारा ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग देखे, तो हमने ये अरविंद केजरीवाल से डिमांड की, बाकी भी सीएम ने किया, लेकिन मैं दिल्ली का सिटीजन हूँ तो मैं तो उन्हीं से बात करूंगा, मैं तो दिल्ली के लोगों की बात करूंगा। तो मैंने उनसे बोला कि इसको आप टैक्स फ्री कर दीजिए। ओके। तो ठीक है, उनकी मर्जी है, वो मुख्यमंत्री है, मालिक है दिल्ली के, अपने आपको कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि आप इसको टैक्स फ्री कर दीजिए, तो उन्होंने विधानसभा में मजाक उड़ाते हुए कहा अच्छा कि ये झूठी फिल्म के लिए मैं टैक्स फ्री नहीं करने वाला। तो मतलब ठीक है, आप इसमें बिलीव करते हो या नहीं करते, आप इसको मतलब झूठा तो मतलब कह के आप उन लोगों को मजाक करते हो, या जिन लोगों ने मतलब आज 30 साल बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो कैंप के अंदर है, आप उनके मतलब सेक्रीफाइस का, अगर वो उस समय अपना धर्म परिवर्तन कर लेते, अच्छा क्या उनको डिमांड है कि या तो घर छोड़ दो या धर्म परिवर्तन कर दो। करेक्ट। वो चाहते तो उनकी, वो अपनी लैंड पे रह सकते थे अगर अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो जाते, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के लिए वो नहीं छोड़ा, अपना धर्म स्वीकार रखा और अपना घर छोड़ दिया, टेंटों के अंदर रहे। तो आप सोचो कि आप उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। तो हमने सिर्फ ये प्रोटेस्ट किया अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर, हमने ये कहा कि आपने जो हिंदू है, झूठी मूवी तो नहीं थी वो, जो वो कहते हैं वो बिलीव करते हैं। तो मैंने कहा कि आप अगर इसको आप, क्योंकि आपने 5 लाख जो हिंदू परिवार थे उनके आपने सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का काम किया, अगर हम माफी नहीं मांगते तो हम आपको हम आपको ऐसे करके मैंने चैन की सांस नहीं लेने देंगे, ऐसा करके अच्छा। और हम आपका तब तक प्रोटेस्ट करेंगे, हम आपको जीने नहीं देंगे। अच्छा, हम आपको जीने नहीं देंगे और तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक आप इसको माफी नहीं मांगे। मेरा एग्जैक्ट जो लाइन की स्टेटमेंट है ये। आप जब आप पूरा सुनोगे तो आपको उसमें कुछ डिसअपॉइंटेड नहीं लगेगा। इन्होंने क्या किया, इनकी टीम ने मेरा आगे का स्टेटमेंट हटा दिया। अच्छा, अगर केजरीवाल काट के डाल देंगे तो हम इनको जीने नहीं देंगे। अच्छा, बीच का काट दिया, कट कर दिया। वो मेरा 20 सेकंड का एक वीडियो पहले 2 दिन तो अच्छे से ट्विटर पे चलाया गया। अब भाई एक व्यक्ति है बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रही, उसके बाद पंजाब में अफेयर कर दी गई। मुझे नोटिस दिया गया, मैंने उसके जो भी जवाब वकीलों के द्वारा दिए। उसके बाद एक दिन अचानक पुलिस वाले घर पे आए और मेरे से बातचीत करे। उसी समय एक पुलिस वाले ने दरवाजा खोला, 2 लोग थे और कहा जी हम नोटिस देने आए हैं, आपको आना है। ठीक है, जब हम बात करें, एक पुलिस वाले ने दरवाजा खोला, 30-40 पुलिस वाले मेरे घर के अंदर घुसे। मतलब आप सोचो कि मतलब आप इतना बड़ा केस था कि 30-40 लोगों को 8-10 गाड़ियां लेकर पुलिस वाले को दिल्ली में आना पड़ा मेरे को उठाने के लिए। मतलब आप किसी गैंगस्टर को अरेस्ट कर रहे हो, किसी मर्डरर को अरेस्ट कर रहे हो। मतलब एक छोटा सा स्टेटमेंट, मैंने कहा कि आप माफी मांगो, नहीं तो हम आपके तब तक प्रोटेस्ट करेंगे। आप इतने इतने लोग भेज रहे हो और आप कहते हो कि हमारे पास पुलिस ने आपने सिद्धू मूसेवाला से सिक्योरिटी वापस ले ली जिसके कारण उनकी जान चली गई। तो आप सोचो कि मतलब आपका एजेंडा क्या है। और मैं अच्छा समझ लो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं मेरे पे आरोप जो थे सही, तो आरोपी कौन, दिल्ली से, जिसके ऊपर जिसको कहा गया वो कौन, दिल्ली से, जो इंसिडेंट बोला गया वो कहाँ, दिल्ली में। पंजाब में फेयर कैसे हो सकती है। मतलब मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए ये भी मान लिया जाए, अगर सब कुछ लीगल था तब भी पंजाब में ये लीगलिटी ही नहीं बनती कि वहाँ केस हो सकता है। तो केजरीवाल एक तरह से पंजाब में सरकार बनाने के बाद एक मैसेज देना चाहते थे कि भैया अब हम गुंडे हैं, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। उनकी गुंडे ही उतर गई। फैक्ट है, पर ये एक्चुअल में ऐसा है कि आपने कोई प्रोग्रेस देखा है केजरीवाल सरकार आने के बाद? आप दिल्ली में आए हैं, मैं आपको दिल्ली के लेके चलता हूँ। दिल्ली में पिछले 8 साल से
मुझे लगता है एक ही फ्लाईओवर बना होगा। पहले आपको रोज जितने फ्लाईओवर केजरीवाल से पहले बने हैं वो भी वो वाला है जिसको पहले की सरकारें फंडिंग कर गई। द्वारका एक्सप्रेस वे है, सरकार ने बना दी थी, उसको दिल्ली सरकार का टेंडर था। गडकरी जी ने उसको फिर उसके बाद अपने हाथ में लिया कि ये भैया तुम नहीं बना पा रहे तो ये हम बनाएंगे। दिल्ली सरकार का टेंडर था द्वारका एक्सप्रेस वे, और ये पता है कब अनाउंस हुआ था? 2012 में। ठीक है, तो मतलब आज तक नहीं बना था। फिर नितिन गडकरी जी ने अपने हाथ में लिया और आज उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसको बना रही है। और इन्होंने कुछ किया ही। आप दिल्ली के अंदर एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया। इन्होंने कहा था मैं 20 कॉलेज खोलूंगा, 20 कॉलेज में से एक कॉलेज भी नहीं खोला, छोड़ो शुरू भी नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन भी नहीं शुरू हुआ। इन्होंने कहा था दिल्ली की सारी मार्केट्स में वाईफाई कर दूंगा, एक भी मार्केट ऐसे दिखा दो। मैं तो कह रहा हूँ आपको आए हुए यहाँ पे कैमरा लेके चलो और बताओ एक भी मार्केट क्या वाईफाई हो गया हो। तो आज इनको कोर्ट ने डांटा है। मैं आज की आपको बात बताता हूँ कि आज कोर्ट ने जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का प्रोजेक्ट बनना था पिछले 5-7 साल से डिले जा रहा है और केजरीवाल सरकार उसको फंड नहीं दे रही। आज कोर्ट ने कहा कि आपके शर्म नहीं है क्या? केजरीवाल सरकार के कोर्ट का स्टेटमेंट है, कह रहा आपके पास एडवर्टाइजिंग के लिए तो पैसा है, आप 500 करोड़ खर्च कर देते ऐड के लिए, लेकिन दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट बनना है, आप उसको पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का क्या हाल है जी। बट अगर मान लीजिए आप आ गए सरकार में, व्हाट इज योर विजन फॉर देम? नहीं, आप तो है, बीजेपी आएगी। आप देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर इस समय 77 कॉलेज है। आपको पता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने जब मदनलाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे तब बनी। दिल्ली में 30-35 कॉलेज उस समय जगदीश मुखी जी हमारे शिक्षा मंत्री थे तब बनाए गए। अगर वो 30-35 कॉलेज जगदीश मुखी जी के टाइम पे नहीं बनते या मदनलाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे तब नहीं बनते तो आज दिल्ली की हालत क्या होती। आज भी दिल्ली के अंदर जो बच्चे 99% लाते हैं उनको भी सोचना पड़ता है कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी कि नहीं होगी। आप बताइए पिछले 10 साल के अंदर, आज 8 साल होने वाले केजरीवाल जी को, 2013 में भी उनकी 49 दिन की सरकार थी, 8 साल के अंदर एक भी कॉलेज खोलने का आपने काम क्यों नहीं किया? तो दिल्ली में कॉलेज खुलने चाहिए, दिल्ली में नए स्कूल बनने चाहिए। ये नहीं कि आप उसी के अंदर कमरे बना दो तो आपने स्कूल बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं, उस स्कूल के अंदर 4 कमरे और डाल देते और कहते देखो जी एक स्कूल मैंने और बना दिया। आज तक एक भी नया स्कूल जो मतलब हम कहा जाए इन्होंने नींव डाली और इन्होंने तैयार किया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को कहते हैं 500 स्कूल बना दिए, आप लिस्ट जारी कर दो, हम तो कहते हैं लिस्ट जारी करिए, एक भी स्कूल नहीं बनाया। तो मुझे लगता है देखिए एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर काम होना चाहिए। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उनका बुरा हाल है। वहां पे मैं क्योंकि हरिनगर से चुनाव लड़ा था, मैं आपको वहां के अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लेके जाने को तैयार हूँ। वहां मशीनें नहीं चल रही हैं, मशीनें नहीं है। तो जो नया इनका हॉस्पिटल बना है वहां पे द्वारका के अंदर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, वहां पे आपको अल्ट्रासाउंड का टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। और टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है मतलब आप ये सोचो कि सरकारी अस्पताल बना तो दिया, घोषणा तो कर दी, बट इमरजेंसी चल रही है, किसी टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। तो आप टेस्ट अगर कुछ होना होगा कोविड में, क्योंकि इमरजेंसी थी और लोग गाली दे रहे थे, आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास कोई विजन नहीं था लोगों को बचाने के लिए, तो आपने हॉस्पिटल आनंद वानंद में शुरू कर दिया, लेकिन उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है हेल्थ पे काफी प्रॉब्लम है। हाँ, आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के बिना, दिल्ली अकेला स्टेट ऐसा था जहां ऑक्सीजन के कारण अस्पताल ट्वीट कर रहे थे कि हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, 4 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। मुझे ध्यान है मैं रात को 2-2 बजे हम अपने मित्रों के साथ मिलकर ऑक्सीजन पहुंचाने का लोगों अस्पतालों में कोशिश करते थे कैसे ऑक्सीजन पहुंचे, जो ऑक्सीजन प्लांट थे उनको खुलवाने का प्रयास करते थे कि कैसे उन तक ऑक्सीजन पहुंचे। तो लेकिन ये दिल्ली सरकार का काम था, लेकिन जिसपे वो फेल साबित हुई। केंद्र सरकार ने इनको फंड दिया था कि आपने सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने, जितने सरकारी अस्पताल है, फंड देने के बावजूद उसको शुरू नहीं किया गया। और दिल्ली में अभी भी जो 2-3 ऑक्सीजन प्लांट है, जो जैसे वो इन केजरीवाल जी ने लगवाए, वो प्राइवेट कंपनियों ने इनको दिया डोनेशन में, जिसको उन्होंने लगा दिया और अपना खुद का क्रेडिट लेने का कार्य किया। चलिए बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर में आप ट्रेंडिंग है, यूथ के लिए भी इंस्पिरेशन है। तो अगर मान लो आपका किसी के साथ एक ट्विटर वॉर ऑफ गेम्स, शब्दों का गेम हो गया, तो किसको चैलेंज करेंगे आप? अभी तो आपको ही कर रहा हूँ। मैं तो हार जाऊंगी ऐसे ट्विटर पे। हाँ। फिर भी कोई ये पॉलिटिक्स, देखिए मैं ऐसा किसी को सोच समझ के, ऐसा कोई नहीं है कि आज मैं सो के उठा अरे आज साथ तो इसको चैलेंज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिचुएशन के ऊपर होता है कि सामने वाला का क्या मतलब ट्वीट किया है, तो उस समय लगता है, दिमाग में आता है कि ये रिप्लाई देना चाहिए। कोई ऐसा थोड़ी होता है आज रात को सपना देखा था, आज उठ के आज नहीं आज मंडे है,
आज आर से शुरू होगा जो शब्द उसका टारगेट करेंगे। जनरल पूछ रही हूँ आपसे। सो वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर सेशन। जाते जाते कोई मैसेज यूथ के लिए? मुझे लगता है कि जैसे ना पहले 2014 से पहले एक माहौल था, लोग पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। आज बहुत से यूथ है जो मोदी जी कहने के बाद पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो मेरा यही है कि बहुत सारे यूथ को, मतलब देखो, कहते हैं कि पॉलिटिक्स डर्टी है, इसलिए लोग कहते हैं हमें इससे दूर रहना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो जो भी युवा है उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए पॉलिटिक्स में। और ये एक मतलब दबाव भी बनाता है जो नेताओं के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग अगर यूथ आएंगे तो वो एक अपना विजन तय करेंगे और अपना पॉलिटिक्स में भी अपना एक एजेंडा तय करेंगे कि ये होना चाहिए देश के लिए। और जो एजेंडा तय करेंगे वो ही देश करेगा कल को। क्योंकि हमने देखा है मतलब ज्यादा यूथ नहीं है पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो कहते हैं हमको इस कीचड़ में जाना ही नहीं। हाँ, क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कहते हैं कि कोई उसके बीच में उतरना पड़ता है, तो क्योंकि आपको बीच में आना ही पड़ेगा तभी कीचड़ साफ होगा। सो थैंक यू तेजिंदर जी, थैंक यू सो very मच। much। आप आए, इतनी सारी बातें की। आई होप ऑडियंस को भी ये एपिसोड पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।